नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारा भारत देश की सरकार जिस प्रकार से अपने देश के सैनिकों के लिए, सेना के लिए, उनके विकास के लिए काम कर रही है, उसी तरीके से सरकार हमारे जो पेंशनर्स हैं, जो पेंशन पर आ चुके हैं, वेटरन्स हैं, उनके लिए भी सरकार अच्छे अच्छे कार्य कर रही है। इसके अंतर्गत मैं आज आपको जो पेंशनर्स हैं उनके लिए एक ECHS की तरफ से सुविधा मिलने जा रही है और इसका ऑलरेडी अप्रूवल हो गया है और ये है वेटरन्स के लिए, पेंशनर्स के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस। जी हाँ, कोई भी पेंशनधारी, कोई भी एक्स सर्विसमैन या भूतपूर्व सैनिक जो सेना से निवृत्त हो गया है, उसके लिए ECHS में इलाज की सुविधा दी जाती है। इलाज करते समय जो भी डिपेंडेंट्स हैं, पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, माता है, पिता है, इन सब के लिए सरकार के नियम अनुसार ECHS पॉलीक्लिनिक में उनका इलाज किया जाता है। अब समस्या तब आती है जब कोई ऐसी बीमारी परिवार में किसी को लग जाए जिसका इलाज आपके निवास स्थान के नज़दीकी ECHS पॉलीक्लिनिक में उसका इलाज नहीं है और उसके अतिरिक्त आपके स्थान के सबसे नियरेस्ट नज़दीक सैन्य अस्पताल, मिलिट्री हॉस्पिटल में भी वह ट्रीटमेंट नहीं है, तब उस स्थिति में ECHS पॉलीक्लिनिक के डॉक्टर साहब आपको आपके निवास स्थान से किसी और अन्य शहर के लिए किसी भी हॉस्पिटल जो कि ECHS पैनल्ड हॉस्पिटल, प्रेस्क्राइब्ड हॉस्पिटल्स होते हैं, अगर उसमें रेफ़र करते हैं, तब उस स्थिति में आपको, कहने का तात्पर्य पेंशनर्स को अपने निवास स्थान से और जिस सिटी, शहर में आपको रेफ़र किया है वहाँ तक जाने का और आने का रेलवे फेयर मिलेगा, जिसको ट्रैवलिंग अलाउंस नाम दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में यदि आपके नज़दीकी ECHS पॉलीक्लिनिक में आपके डॉक्टर ने आपके ट्रीटमेंट के समय किसी एक अटेंडेंट को भी ले जाने के लिए ओपिनियन लिखी है, सजेस्ट किया है, तब उस स्थिति में जो भी पेशेंट के साथ जाएगा उसके लिए भी रेलवे का जाने का और आने का फेयर मिलेगा, किराया मिलेगा। यह एक बहुत अच्छी सुविधा है। वैसे तो भगवान सभी पेंशनर्स को ठीक ठाक रखे, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, परंतु ऐसी कोई अनहोनी होती है जब घर में कोई बीमार होता है और ऐसी स्थिति में ECHS ने जो यह व्यवस्था की है वह काबिले तारीफ़ है। इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे जिससे आपको यह क्लेम, आपका अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। सबसे पहले जो ECHS पॉलीक्लिनिक में आपने दिखाया, वहाँ पर ECHS के ऑफिस से आपको एक फॉर्म मिलेगा और वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ECHS मेंबर्स के लिए ही होगा।
तो वहाँ से आप पहले तो फॉर्म लेना पड़ेगा आपको। उसके साथ एप्लीकेशन को भरने के पश्चात उसमें आपका आईसी नंबर, जेसी नंबर, आर्मी नंबर, आपका रैंक, आपका नाम, आपकी रेजिमेंट, आपकी बटालियन, और उसके अतिरिक्त कब आप रिटायर हुए, कब आपका एनरोलमेंट है, आपका रिकॉर्ड ऑफिस कहाँ है, आपका PAOR या PAO अफसर्स या PAOR JCOR कहाँ पर है, यह सब डिटेल उसमें मांगी जाएगी। और उसी में के साथ ही आपको बैंक का अकाउंट नंबर और IFSC कोड भी लिखना पड़ेगा। तत्पश्चात जो तृतीय डॉक्यूमेंट्स होगा, द्वितीय डॉक्यूमेंट्स जो होगा वो होगा आपका स्मार्ट कार्ड या ECHS का जो स्मार्ट कार्ड है उसकी फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। अब ऐसी स्थिति में कुछ पेंशनर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो भी हाल ही में रिटायर हुए हों, तो उनके पास ECHS की रजिस्ट्रेशन स्लिप होती है कि उनको ECHS का इलाज ऑथराइज्ड है, अधिकृत है, परंतु उनका अभी तक ECHS का स्मार्ट कार्ड बना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ECHS की रजिस्ट्रेशन स्लिप की फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। तृतीय डॉक्यूमेंट है रेफरल नंबर ऑफ द पॉली क्लिनिक। जो ECHS आपके नज़दीकी जिन्होंने आपको दूसरे सिटी में रेफ़र किया है, उसमें आपको रेफरल नंबर लिखना पड़ेगा, वहाँ का पूरा कॉन्टैक्ट नंबर और आपका एड्रेस वगैरह सब एंट्री करके देने पड़ेगा, वो पेपर भी साथ में लगेगा। चौथा डॉक्यूमेंट जो आपको लगाना पड़ेगा, नेम ऑफ प्लेस एंड हॉस्पिटल रेफर टू। कहने का तात्पर्य आपको किस हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया है और कौन से सिटी में रेफ़र किया गया है, उसका भी एक प्रूफ आपको लगेगा। और यह प्रूफ आपको आसानी से डॉक्टर साहब ने जो लिख कर दिया है वही एक प्रूफ होता है। उसके अतिरिक्त आपको कोई अलग से एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पांचवा डॉक्यूमेंट जो लगता है वो लगता है कॉन्टिजेंट बिल। कॉन्टिजेंट बिल, जैसे कि आप सेना में रहे हैं तो आपको मालूम होगा, ये एक ऐसा बिल है जिसमें किस मद में आपको यह पैसा लेना है और कितना पैसा लेना है, यह सब एंट्री करके और ₹1 की रसीदी टिकट लगाकर उस पर साइन कर देना पड़ता है। लेकिन इसकी कम से कम आपको 3 कॉपी जमा करनी पड़ेगी। तत्पश्चात 6th डॉक्यूमेंट, जो छठा डॉक्यूमेंट है, वो है आपके टिकट्स, आपके जाने और आने का टिकट, और यदि आपके साथ अटेंडेंट भी प्रेस्क्राइब किया गया है या डॉक्टर ने ओपिनियन लिखी है तो उसकी भी टिकट आने जाने की आपको देनी पड़ेगी और यह टिकट ओरिजिनल होंगी। तो ये सबको देखते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि भारतीय सरकार, भारत देश की सरकार हमारे पेंशनर्स के बारे में भी अच्छा सोचती है। अब इस संबंध में मैं आपको कुछ लेटर नंबर में देता हूँ, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले यह ECHS के लेटर नंबर हैं। यह इशू किया है आपका रीजनल सेंटर ECHS पटना ने दिनांक 30 अप्रैल सन 2024 के दिन, और इसका लेटर नंबर है 1103/OMB/जनरल। इसके अलावा यह जो मीटिंग हुई थी वास्तव में 2 अप्रैल को हुई थी और ये सभी ECHS पॉली क्लिनिक के ऑफिसर्स इंचार्ज के साथ हुई थी, और उसी 2 अप्रैल सन 2024 के दिन इस प्रस्ताव को पास किया गया था। इसके अतिरिक्त स्टेशन हेडक्वार्टर सेल दानापुर कैंट का भी लेटर नंबर इससे संबंधित है, और उसका लेटर नंबर है 163552/VIS एंड कॉन्फ्रेंस/ECHS/2/A, और यह पत्र है 25 अप्रैल
सन 2024 का। इस प्रकार से जो ये रेफरेंसेस हैं, पत्र के जो संदर्भ हैं, ये आपको ECHS में ही मिल जाएंगे। उसमें आपको किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के लिए सब ऑटोमेटिक चल रहा है। सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना है जो कि ECHS से मिल जाएगी। फ़ोटोकॉपी स्मार्ट कार्ड की या ECHS रजिस्ट्रेशन स्लिप की वो आपके पास है, उसकी फ़ोटोकॉपी ले लीजिए। रेफरल नंबर ऑफ द पॉलीक्लिनिक वो आपको डॉक्टर के पास से मिलेगा और वो आपको दिया जाएगा, तो उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है। फिर नेम ऑफ द प्लेस एंड हॉस्पिटल रेफर टू, मतलब कौन से हॉस्पिटल में और कौन से सिटी में आपको रेफ़र किया गया है, वह भी आपको उस आपके स्लिप में भी मिल जाएगी जो कि डॉक्टर ने लिख कर दी है। और कंटीजेंट बिल आपको भरना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ पर क्या भरना है, एक एप्लीकेशन भरनी है जो कि ECHS में के ऑफिस से मिल जाएगी। एक कंटीजेंट बिल भरना है, कंटीजेंट बिल भी आपको ECHS के ऑफिस में मिल जाएगा। तत्पश्चात टिकट लगानी है ओरिजिनल, जो कि आपकी होगी, प्लस आपके साथ यदि अटेंडेंट लिखा है तो उसकी टिकट। तो आना और जाना, और क्लास कौन सा, जो आपको रिटायरमेंट के समय एंटाइटल था। यदि आप ऑफिसर्स हैं तो आपको AC1 AC2 जैसी भी कैटेगरी में आप आते हैं उसका किराया। अगर JCOs हैं तो उसका भी, इनको भी AC2 का किराया ऑथराइज्ड है। और NCOs में भी कुछ श्रेणी तक AC3 और AC2 जो MSP है, और जो उनके सैलरी या पेंशन के आधार पर जो अंतिम रिटायरमेंट के समय में जो क्लास ऑथराइज थी, उसी क्लास का आपको फेयर क्लेम मिल जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा। और मैं आप सभी पेंशनर्स के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामना करता हूं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, और वैसे तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप हमेशा अपने शरीर को, अपने जो शारीरिक अभ्यास है, फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हुए आप अपने शरीर को हमेशा फिट रखते हैं। लेकिन फिर भी भगवान न करे ऐसी कोई स्थिति आती है, तो सरकार ने इसके लिए हमारे लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है। यदि आपको मेरी यह रचना, यह सूचना, यह इंटीमेशन पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में भी मैं आपके लिए अच्छी जानकारियों वाले वीडियो रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।